हेलो एवरीवन, आई एम रेखा खंडेलवाल, फाउंडर ऑफ आत्मनिर्भर। आज हम बात करेंगे तीसरे पड़ाव की। तीसरा पड़ाव मतलब उम्र का तीसरा पड़ाव। पहला पड़ाव होता है जब आप अपने शादी से पहले की औरत की जो लाइफ होती है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स की देख रेख में होती है, वो उसकी केयर करते हैं। उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी होने के तुरंत बाद उसकी लाइफ एक रात में ही बदल जाती है। अब उसके पास जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी, सास ससुर की, हस्बैंड की, बच्चों की, वो जिम्मेदारियों में लगी रहती है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और बच्चे अपना करियर बनाने के लिए निकल जाते हैं। बट अब आता है तीसरा पड़ाव। जब आपके बच्चे तो निकल गए, हस्बैंड अपने काम में व्यस्त हैं, अब क्या? अब एक अजीब सा खालीपन ज़िंदगी में आ जाता है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में मेरी लाइफ के बारे में बताया था, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हैं शिप्रा राठी जी, जिनको रोज़गार दीदी के नाम से भी जानते हैं। ये खजानी वेलफेयर सोसाइटी रन करती हैं, जिसको 2007 में जिसकी स्थापना हुई थी, और पिछले 17 सालों में इन्होंने लगभग 18,000 लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग दी है। तो आज हम इनसे सबसे पहले इनकी अपनी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी हैं शिप्रा जी आप? बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम जानना चाहेंगे आपकी अपनी लाइफ के बारे में। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, आपने किस तरीके से उसको लिया है? लाइफ में तीसरे पड़ाव के तो मध्य में हम लोग पहुंच ही चुके हैं। पहले पड़ाव की बात करें तो जैसे सारी बेटियां अपने पापा की परी होती हैं, आई एम आल्सो द सेम। मेरे से बड़ी सिस्टर हैं, मैं उनसे छोटी हूँ और पापा की बहुत लाडली। मतलब पापा की नहीं, मैं अपने घर में सबकी बहुत लाडली थी, क्योंकि मैं छोटे से बहुत चुलबुली थी और बहुत बातूनी थी। वो अब भी हूँ। तो चाचा जी हों, बाबा जी हों, नाना जी हों, मामा लोग, सबके लिए एक टॉय थी कि किसी को छेड़ना है, किसी को कुछ बोलना है तो एवरीवन इज विद मी। और मैं सबसे उलझ रही हूँ, सबसे बातें कर रही हूँ, एवरीवन। मतलब मेरी जब शादी हुई, पहला पड़ाव बीतने पे, तो आज भी लोग कहते हैं कि किसी की शादी में इतने जेंट्स को एक साथ रोते हुए नहीं देखा। विदा के टाइम पे लेडीज तो रोती है, पर मेरी शादी में पापा, चाचा जी, मामा, नाना जी, एवरीवन इज वेरी वेरी सेंटिमेंटल। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ, काफ़ी कनेक्टेड थे अपने मैं बहुत परिवार के साथ कनेक्टेड में, थी। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरे से कुछ बड़ी सिस्टर्स थी और जो छोटी थी उनकी भी शादियाँ पहले हुई थी। आई एम द लास्ट वन जिसकी सबसे लेट मैरिज हुई। तो बहुत लंबा टाइम मैंने अपने फैमिली के साथ बिताया और सबके साथ बहुत कनेक्टेड रही। तो इस वजह से सबको बहुत दुख हुआ था। सेकेंड पड़ाव एक ड्रीम ही होता है, अ वेरी गुड हस्बैंड, अ लवली ब्यूटीफुल फैमिली। आई हैव अ 2 daughters। तो वो एक बहुत अच्छा फेज था जिसे हमने बहुत अच्छे से गुजारा। अब जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब हम तीसरे पड़ाव की तरफ आ गए हैं। ये भी अच्छा है, काम में बिजी हैं, बच्चे अपने आप को सेटल कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि हाँ, उनका अच्छे से सेटलमेंट हो जाए। मेरे पास 3 बेटियां हैं, एक मेरा वंशिका, दूसरा खजानी और तीसरी शिविका। तो इन तीनों बेटियों को पालती हूँ मैं बहुत खुश होकर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, जैसे मेरी लाइफ है, हमने तो कभी कुछ काम किया नहीं और ना काम के बारे में सोचा था, तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था तीसरा पड़ाव, क्योंकि कुछ भी नहीं था करने के लिए। लेकिन आप हमेशा से ही काम कर रहे थे, तो आपकी इस लाइफ में अभी में क्या चेंज आया? चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, बॉडी स्टैमिना चेंज हो जाते हैं। मेरा वैसे भी 14-15 ईयर्स पहले यूट्रस रिमूवल हो चुका है। तो मेडिकल कहीं ना कहीं आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में आने लगती हैं। बच्चे ज़्यादा टाइम मांगने लगते हैं। मतलब पहले हम सोचते हैं जब बच्चे छोटे होते तो कम टाइम देना होगा, जैसे जैसे बड़े होंगे हमारे को और ज़्यादा कम टाइम देना होगा, पर उल्टा होता है। जब बच्चे छोटे होते कम टाइम देना होता है, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं। अगर आप वाकई में उनको एक अच्छा ब्रॉटअप देना चाहते हो तो आपको उनका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना होता है, उनके एजुकेशन पे बहुत कीन वॉच रखना होता है, तो फैमिली टाइम मांगने लगती है। हमारे इन लॉज, हमारे पेरेंट्स बड़े होने लगते हैं, वो टाइम मांगने लगते हैं, और हमारा प्रोफेशन बड़ा होने लगता है तो वो टाइम मांगने लगता है। तो सभी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। और हर एक के बीच में टाइम बांटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपका अपना पैशन क्या है? मेरा अपना पैशन स्किल ट्रेनिंग्स, मुझे पढ़ाना, स्किल ट्रेनिंग कराना और उस स्किल ट्रेनिंग के बाद किसी को भी कहीं खड़ा कर देना, दैट इज़ माई पैशन। और मैं अपने ही पैशन को अपना प्रोफेशन बना के चल रही हूँ। तो मुझे अपने काम से कभी कोई तकलीफ नहीं होती। इट मीन मेरे लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, खजानी मेरे लिए एक बिटिया जैसा है, जिसे हम एक एक दिन, एक एक पल बड़ा कर रहे हैं, मैच्योर हो रहा है। उसकी भी अपनी अपनी डिमांड्स आ रही हैं, लिमिटेशंस बढ़ रही हैं। बट मेरा पैशन खजानी था,
ऐसा कुछ एक इंस्टीट्यूट बनाना था कि जहाँ पे हर कॉमन वीमेन के लिए एक स्पेस हो, जहाँ पे एक बहुत अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर हो, इक्वलिटी की बात होती है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो मेरा पैशन वही है, इसीलिए मैं 8 से 10 घंटे रोज़ जॉब करके भी बहुत खुश रहती हूँ। कोई हॉबी है? मेरी हॉबीज़ पेंटिंग, जगजीत सिंह की गज़ल। ओह, वो तो मुझे भी पसंद है। तो वो एक ऐसा चीज़ होती है कि आप दुनिया में जब सबसे ज़्यादा थक गए हैं, आपको अपने लिए कुछ चाहिए, तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट। आजकल भी वापस से मैंने अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा करना शुरू किया है, क्योंकि बीच में काफ़ी छोड़ दिया था। तो क्राफ्ट है, ड्राइंग, पेंटिंग। पेंटिंग कर रहे हैं आप? आजकल मैं कर रही हूँ, आजकल मैंने फिर से सिखाना शुरू कर दिया है। पहले मैं बहुत क्ले क्राफ्टिंग की क्लासेस देती थी और बहुत सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करती थी वर्कशॉप्स, बीच में 5-6 साल नहीं करी। आजकल फिर खजानी में नवरात्रा कैंप चल रहे हैं, तो आजकल फिर से मैं क्ले क्राफ्टिंग की क्लासेस दे रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अपनी हॉबीज़ को छोड़ के ना कुछ खोने लगते हैं, मन खुश तो होता है पर संतुष्ट नहीं। आप नहीं रहते? मतलब हमें लगता है कि कहीं भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। जब वापस से अपनी हॉबीज से खुद को जोड़ लेते हैं तो वो मी टाइम होता है। हाँ, वही मी टाइम आप निकाल पाते हैं अपने लिए? मैं अब कोशिश करती हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट पे आजकल बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने। रिसेंट में मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया, तो समझ में आया कि लाइफ को मैनेज करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो टिप देती हूँ वही बोलूँगी। हमारे 24 घंटे हैं, उन्हें हम 8-8 घंटे की 3 स्लॉट में बांट लें। 8 घंटे हमारे रेस्ट या कुछ भी ऐसा जो हमें रिलैक्स करे, हमारी एक्सरसाइजेस, फिटनेस। 8 घंटे हमारा काम, जिसमें हमें 8 घंटे लग के काम करना होता है, और 8 घंटे जो बचे उनको भी फिर हम 4 स्लॉट में अगर 2-2 घंटे के बांट लें तो 2 घंटे अपनी फैमिली के लिए, 2 घंटे हमें घर मैनेज करने के लिए, कुकिंग के लिए, 2 घंटे अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए, और 2 घंटे आपके। क्या बात, मतलब ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा। रोज ऑफिस लेट पहुंचती हूँ। नहीं, फिर वो धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है। नहीं, ऐसे तो ऑफिस में भी कभी कभी लेट पहुंचती क्योंकि कुछ ना कुछ आप जब सुबह उठते हो ना, तो रोज एक नया चैलेंज आपकी लाइफ में होता है, और चैलेंज को आपको रोज फेस करना होता है। तो हमने सोचा कुछ होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, पर तब भी कोशिश करती हूँ कि बैलेंस करके ले जाए। तो कई बार निकल जाते हैं बैलेंस करके और कई बार फंस जाते हैं। और मैं केवल 6 दिन काम करती हूँ, 1 दिन काम नहीं करती। अच्छी बात है, मतलब होना भी चाहिए ना। और अगर आप 7 दिन काम करोगे तो आप 6 दिन भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। 1 दिन केवल फैमिली, घर का मैनेजमेंट, घर के लोग, तो उस दिन वो डिफरेंट होता है और उससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आगे 6 दिन हम काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका जिस तरीके का प्रोफेशन है, स्किल ट्रेनिंग आप करते हैं, तो उसमें ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो अपने उम्र के तीसरे पड़ाव पर हैं, अब आकर उन्हें कुछ करना है, कुछ सीखना है, या कुछ भी अपनी हॉबीज़ करनी है? बहुत शुरू में लोग सोचते थे स्किल ट्रेनिंग इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। तो हम लोगों ने जब शुरू में इंस्टीट्यूट खोला तो उसका नाम रखा खजानी वुमेंस इंस्टीट्यूट। वो लोग कहते थे आप वुमेंस वर्ड क्यों यूज़ करते हो? नहीं, क्योंकि ये जगह वीमेंस की। एक्चुअली मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गर्ल्स के लिए ऑप्शंस बहुत होते हैं। एक लेडी जब 35 और 40 की एज में आती है, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं, उस टाइम जो खालीपन उनकी ज़िंदगी में आता है, उस खालीपन को ख़त्म करने का बेस्ट वे है कि हमारा कोई सपना जो अधूरा था उसे पूरा कर लिया। तो आज ठाकुर जी के पास, हमारे पास 45 to 50% वीमेन आती हैं इंस्टीट्यूट में, और वो बहुत खुश होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमने वापस अपना, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया होगा, हम एक नाम के साथ बन जाते हैं। इसकी मम्मी, उसकी बीवी, उसकी बहू, हम कहाँ गए? उसी हमको ढूंढने के लिए आज हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। और वो जब वहाँ आते हैं ना, तो उनको किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आप किसकी मम्मी हो। उन्हें फ़र्क पड़ता है, अच्छा ये दीदी, ये आंटी, ये वो। तो वो अपने को, एक मेरे पास से बैंक में थे अंकल, उन्होंने रिटायरमेंट का उनकी वाइफ ने कोर्स ज्वाइन किया। अंकल आंटी अकेले रहते थे, आंटी को कुकिंग का बहुत शौक था, पर अंकल बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट लेते थे। तो अनीता आंटी बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें रोज़ बना के लाती थी। मतलब उनके क्लास की जो और गर्ल्स थी, आज छोले लाई अनीता आंटी, और वो टिफ़िन वहाँ से चलता था, मेरे ऑफिस तक आता था।
और एवरीवन इज सो फैन ऑफ अनीता आंटी कि वो इतना आज वो टेस्टी क्या खाना लेके आई? बनाती थी। तो अनीता आंटी कहती थी मेरा बेस्ट शौक ही, बोली मैं जो सीख रही हूँ वो तो सीख रही हूँ, मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है मैं बढ़िया सा खाना बनाती हूँ, मैं यहाँ लेके आती हूँ, सब बच्चे तारीफ करते, दैट इज माय रियल। वो अपने उस खालीपन को भरने के लिए ये करती थी, तब कुछ कुछ स्किल भी लेती थी और साथ में वो खुश रहने के लिए अपने कि खाना बना के लाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चे खुश हों, वो ये करती थी। बहुत लोग करते हैं, मतलब हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जो लोग, इवन एक दो तो सेक्रेटिस्ट हमारे मथुरा के ऐसे हैं, अगर उनके पास कोई डिप्रेशन का केस पहुंचता तो कहते खजानी भेज दो क्योंकि बिजी हो जाते तो हैं। वही जो वाली बात मैंने अभी बोली कि जो तीसरे पड़ाव में खालीपन आता है वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है। उस डिप्रेशन को फील करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बिजी होना पड़ेगा, इधर आप डिप्रेशन ही में ही जाओगे, क्योंकि आजकल की लाइफ हो गई है कि बच्चों को बाहर जाना ही जाना है ना? देखिए आप ना बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, आप पे फ्री टाइम होता है तो आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो, हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो, वो अपनी लाइफ में बिजी, वो आपको उतनी बार कॉल नहीं कर पाएंगे, उतनी बार आपसे बात नहीं कर पाएंगे, तो आपके मन में एक डिप्रेशन आता है, यार मेरी तो किसी को चिंता ही नहीं, मैं सबकी चिंता करती रहती हूँ। तो वो यहाँ से जो सोच शुरू होती है ना, वो जब आप, एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ आपको। एक हस्बैंड थे, वो अपनी वाइफ का एडमिशन कराने आए, द सेम एज, 40s की एज में, दोनों हस्बैंड वाइफ है, बहुत वेल एजुकेटेड, वाइफ लगभग 18-19 ईयर से हाउस वाइफ थे। बोले ये कोर्स करना चाहिए थे, तो मैंने, किसी ने मुझे बताया आप लोग कराते हैं, एडमिशन ले लिया। वो डेली छोड़ने आते थे, लेने आते थे। तो 5-7 दिन बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप बहुत कॉन्शियस थे कि वो कैसा करेंगे, आपको कैसा लग रहा है वो कैसा कर रही है? कह रहे मैंने कुछ पूछा नहीं। मैं कहा अच्छा तो कभी बात तो क्या? कह रहे नहीं एक फ़ायदा तो बहुत हो गया। मैंने क्या? कह रहे अब ना वो मुझसे ये नहीं कहती कि तुम्हें इतनी देर आने में क्यों लगी, उसे पता है सिटी में इतना जाम अच्छा, क्योंकि वो खुद जाम फेस करती है तो अब उसे मालूम है। कह रहे नहीं तो उसका आदमी कहता था इतना टाइम क्यों लग गया, कहाँ रह गए थे, क्या हो रहा था? कह रहे अब हमारे झगड़े 50% रह गए। वो कह रही अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मथुरा इतना बड़ा हो गया, जगह जगह इतना जाम लगने लगा है, ये कंडीशंस इतनी खराब हो गई। तो मतलब वो ना एक एक्सपोजर भी मिलता है, वो अपने साथ के और लोगों के साथ मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ थिंग्स आर चेंजिंग। कई यंग गर्ल्स के साथ रह के उनको समझ में आता है उनके बच्चों की सोच ऐसी क्यों है, क्योंकि सब यंग गर्ल्स की सोच ऐसी है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे आप बाहर निकलो सभी ऐसे हैं, और बड़े बच्चे से कहती मैम हम तो सोचते हमारे बच्चे बिगड़ गए, ये तो पूरा समाज बिगड़ गया नहीं ये बढ़ रहा है, आप इसे पॉजिटिव हो गया। हाँ। बहुत फर्क है, और खास तौर से लेडीज को तो अपने लिए कुछ टाइम निकाल के कुछ करना ही चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं, गार्डनिंग करो, हाँ करो, आप योगा करो, आप गार्डनिंग करो, आप अपने किसी पुराने शौक को जिंदा कर लो। आजकल तो इतने शौक हैं। अब मेरी मदर ने क्रोशेट करना शुरू किया आजकल और बहुत अच्छी क्रोशिया कर रही है। 70 की एज में हुई मम्मा अप्रॉक्स 70s में है, और भी मैंने उन्हें बताया आजकल क्रोशिया का बहुत ट्रेंड हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मम्मी बहुत अच्छी क्रोशिया करती थी, तो वो क्रोशिया कर रहे हैं। तो मैं पर अच्छा लगता है कि हाँ वो क्रोशिया करते हैं तो उनके फेस पे जो स्माइल होती है, या हम लोग जब कहते हैं आपने तो बहुत अच्छा बनाया, तो वो अपना खुद का ढूंढने का एक तरीका है कि आप खुद बिजी हो जाए, आपके पास अपने। अब बच्चे भी रेस्पेक्ट करते हैं, मैंने ये फील किया। जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं उनके बच्चों को जब ये पता चलता है ना मम्मी ये कर रही हैं या ऐसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रही हैं, या तो उनके बच्चों का रिगार्ड उनके लिए बढ़ जाता है। जो वो बात है ना कि आपको क्या पता, वो खत्म हो जाता है। आपको क्या पता कंप्यूटर्स कैसे चलता है, आपको क्या पता ये कैसे होता तो है। मुझे मालूम है कि जब मैंने स्कूटी सीख ली, मतलब बहुत उसके बाद, तो पापनी का एक लेटर आया था, वो पुणे में थी उस समय, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड मतलब उसमें कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई थी, बट वो इतना क्रेजी था ना, आज भी मेरे ऑफिस में फ्रेम करा के मैंने लेटर रखा हुआ है। तो बच्चे इतना प्राउड फील करते हैं उसको, उन्हें अच्छा लगता है। मतलब आज की यंग जनरेशन चाहती है कि हमारी मम्मी हमारे, मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जो मम्मियों का एडमिशन बेटियों ने आके कराया है। इवन अभी भी रिसेंट में एक मदर और डॉटर दोनों आ रहे हैं। पहले डॉटर ने एडमिशन लिया, फिर उसने घर जाके कहा मम्मी हमारे तो बहुत सारी मम्मी आती हैं, अब भी चलो। तो ज्योति जी ने भी आना शुरू करा, और दोनों आते हैं, दोनों सेम बैच में कोर्स कर रहे हैं। और अभी बेटी का कंप्लीट हो गया, ज्योति जी ने 2 और कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं। एंड ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मतलब बच्ची कई ऐसे भी केस है, पहले बेटी कर गई थी, अब मम्मियों ने। और जरूरी नहीं है कोर्स करने के बाद आप कोई जॉब करो या कोई रोजगार करो या कुछ करो, आप अपने खुशी के लिए कर सकते हो। आप लोगों को बना के गिफ्ट करो,
आपको आइडेंटिटी मिलती है, हम्म, आप कुछ अच्छा बना के अपना घर डेकोरेट करते हो, आपको खुशी मिलती है। और यही छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी है, क्योंकि पैसा एक जगह है, पर जो सेटिस्फेक्शन है ना वो पैसे से नहीं उसका आता। कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है उसका। ओके, आप कैसे मैनेज करती हैं? आपका रिलेशन कैसा है? आप काम करती हैं, आपके सास ससुर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कैसे एडजस्ट करती हैं? सब मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। एक्चुअली देखिए, ये रिलेशंस ना बहुत गिव एंड टेक होते हैं, पर तब भी हम ब्लेस्ड होते हैं अगर हमें अच्छी फैमिलीज मिलती हैं और हमें प्रमोट करती हैं। तो मेरा इसमें बहुत बड़ा नाम बेसिकली खजानी मथुरा में आया मेरे फादर की वजह से। वो उनका एक है कर लो। 2 years बिफोर मैंने एक दिन उनसे कहा मैं MBA करना चाहती हूँ, मैं IIM अप्लाई कर रहा है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बाकी सबका तो ओपिनियन था अब पढ़ने जाने की वजह से, बिटिया इतनी बड़ी हो गई वो पढ़ने जाएगी। पापा कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अगर तुम्हें लगता है तो मैनेज कर सकते हो तो कर लो। तो वो उनका जो मोटिवेशन रहता है वो बहुत अच्छा ये है। कब किया आपने IIM? मैंने अभी किया है, रिसेंट में जून में मेरा कंप्लीट हुआ है, एट द एज ऑफ? एट द एज ऑफ 46 में। वेरी मैंने IIM शिलोंग से अपना एडवांस मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया अभी। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बहुत मतलब अच्छा। 46 की एज में भी आप MBA कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जब हमारे पास आके लोग आफ्टर रिटायरमेंट कोर्स कर सकते हैं, हाँ, तो हम 46 की एज में क्यों नहीं MBA कर सकते। मतलब क्यों ये सोच के बैठना है कि नहीं भाई हो गया अब तो इवन मैं life- तो अभी PhD प्लान कर रही हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में PhD प्लान कर रही हूँ, बहुत सीरियसली प्लान कर रही हूँ कि ठाकुर जी ने चाहा तो 1-2 साल में एनरोल करा लूँगी PhD के लिए। क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम वो ही चीज़ आगे दे भी पाएंगे। जब तक हम ही खुद को अगर रोक के खड़े हो जाएंगे तो हम सामने वाले को इतने कॉन्फिडेंस से कह ही नहीं सकते कि आप चलते रहो। कि आपकी बेटियाँ ऐसे नहीं कहती कि माँ टाइम नहीं देती? नहीं, मैं उनसे बीच में पूछ लेती हूँ, बट मेरे को कभी किसी ने सजेस्ट किया था, जब मेरी छोटी बेटी बड़ी वाली बेटी बहुत छोटी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आई वांट टू क्विट माय जॉब, क्योंकि मैं बेटी को टाइम देना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि बच्चे क्वांटिटी टाइम कभी नहीं मांगते, वो क्वालिटी टाइम मांगते। आप उनके साथ पूरा दिन हो, पर आपने अगर उनसे 1 घंटे बैठ के बात नहीं करी तो उस टाइम को देने का कोई मतलब नहीं। या फिर वो आपके पास आए कुछ कहने और आपने उन्हें डांट दिया, फटकार दिया? या फिर आप अपने बिजी हैं, आप अपने फ़ोन्स में बिजी हैं, आप अपने नहीं सर्कल में बिजी हैं, आप कहीं मतलब आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने हैं, तो उनके साथ हमेशा क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे ध्यान देना। तो मैंने उन्हीं की बात को माना, क्योंकि मैंने देखा था उनकी बच्चों की ब्रॉटिंग बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छे से वो ब्रॉटअप कर रहे थे, पेरेंटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैंने शुरू से कोशिश ये की है कि मैं अपनी बेटियों को क्वालिटी टाइम दूँ। कितनी अच्छी मम्मी है वो तो वही बता पाएंगी, बट हाँ, हम लोग जब साथ होते हैं तो हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, रास्ते निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी टाइम इज़ ऑलवेज नीडेड। सभी पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम स्पेसिफिकली बच्चों को, जैसे हम लोग नॉर्मली साल में एक बार प्लान करते हैं 8-10 दिन केवल हम दोनों और हमारे दोनों बच्चे कहीं बाहर जाते हैं सब छोड़ के, तब हमें उन्हें समझने का और उन्हें हमें समझने का मौका बहुत अच्छा मिलता है। और बीच बीच में भी 1 डे ट्रिप कभी करा कुछ, क्योंकि वर्किंग है, हस्बैंड मेरे वर्किंग है फरीदाबाद जॉब में, तो मॉर्निंग जाना लेट इवनिंग आना। मैं वर्किंग हूँ, मेरा भी 7 to 8 आवर्स डेली का रहता है। तो ऐसे में फिर बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता ही है कभी कभी, वो फिर अच्छा क्वालिटी टाइम हो जाता है। और इन-लॉज के साथ? इन-लॉज मेरे बहुत एडजस्टिंग हैं, ही एडजस्ट अ लॉट। शुरू में पापा जी को मम्मी जी को लगता था कि कैसे इतना कुछ मैनेज करेगी, बट नाउ बोथ आर वेरी हैप्पी, बहुत सपोर्टिव रहते हैं। पर हाँ, हम लोग ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो हम उनके पास हो। उन्हें कभी कोई मेडिकल कंडीशंस में नीड है या उन्हें कहीं आना जाना है, वो आना जाना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग होली पे प्लान करते हैं, तो वो ट्रिप हमारे इन-लॉज़ के साथ ही होती है। मतलब मैं, हस्बैंड, बच्चे, इन-लॉज़ या इन-लॉज़ फैमिली, तो हम लोग 4-5 दिन तब भी ये कोशिश करते हैं कि साथ रह के कहीं होके आएँ, तो टाइम मिलता है। बाकी संडेज़ हम लोग बहुत जाते हैं, मेरी इन-लॉज़ हाथरस हैं, तो नॉर्मली संडेज़ वर्कआउट करते हैं कि संडेज़ चले जाएँ। जितने बड़े फेस्टिवल है, दिवाली है या कोई भी बड़ा फेस्टिवल, तो 3-4 दिन घर पे रह के आएँ, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर वैसे भी देखिए, मेरे को ये लगता है कि साथ रहने से अटैचमेंट नहीं आता, अटैचमेंट आता है जब दिल मिले होते हैं, और वो मिले हैं ना, तो आप दूर और पास हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। वेरी नाइस। और हस्बैंड के साथ? हस्बैंड बहुत दुखी आत्मा है। एज यूजुअल?
उनकी बीवी दिन भर घूमती रहती है, बट ही इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी सपोर्टिव। हम लोग तो डिफरेंट फील्ड से हैं। ही इज़ एजीएम इन अ मल्टीनेशनल्स, वो मॉर्निंग निकलते हैं, लेट इवनिंग आते हैं, बट उनका जो ट्रस्ट, जो फेथ मेरे ऊपर रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। वो कहते हैं मुझे पता है तुम जो कर रही हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे के लिए कर रही हो। उन्होंने कभी मुझे कोई बाउंडेशंस, कोई बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं लगाए। आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन वी फेस कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस, तो बहुत अच्छे सजेशंस भी देते हैं वो, और हमेशा बहुत सपोर्टिव भी रहते हैं। तो उससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि आप टेंशन फ्री होकर जब घर से निकलते हैं ना, तब आप काम पे 100% दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और अगर आप घर से ही टेंशन लेके आओगे तो फिर आप खुद खुश नहीं रहोगे। जब हम खुद खुश नहीं है, हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या दूसरे को पॉजिटिव दें। ना आप घर में अच्छा कर पाएंगे, ना ऑफिस में अच्छा कर पाएंगे। पर ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड को जो वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं पूरी करके दूँ, इट्स माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मम्मी वर्किंग है, ये बच्चे की दिक्कत नहीं है, बीवी वर्किंग है, हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं है। वो वर्किंग बीवी नहीं लाए थे, वो बीवी लाए थे। तो हमें जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उनके प्रॉपर टिफ़िन होना चाहिए, उनका ड्रेसिंग्स होना चाहिए, उनकी वार्डरोब सेट रहनी चाहिए, मतलब जो जो चीज़ें बीवी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आई ट्राइड कि मैं उसे पूरा करूं। और मुझे लगता है वो करनी हर एक को चाहिए भी, क्योंकि वो हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, तो फिर वो हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। पर ये तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हस्बैंड की तरह उन्हें सुबह चाय मिले, टाइम से खाना मिले, रात को आए तो खाना, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम में चीज़ें हों, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो मैं नॉर्मली इवनिंग्स कहीं नहीं जाती। व्हेन ही केम बैक, मेरी 100% प्रायोरिटी रहती है कि मैं घर पे रहूँ, क्योंकि वो पूरे दिन के बाद आ तो हमसे ही मिलने रहे हैं ना। लेट इवनिंग कहीं आना मैं अवॉइड करती हूँ। वो अच्छा भी रहता है, हम लोग एक दूसरे को टाइम दे भी पाते हैं। तो ऐसी चलती है जिंदगी। आपके कुछ खूबसूरत पल रिमेम्बरिंग, मतलब जो ऐसे हो कि आप एक बार आँख बंद करो तो जो मुझे लोगों ने नाम दिया ना, रोजगार दिए, वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें दोनों चीज़ें हैं। उसमें जो हमने इतने सालों से काम किया, उसका भी एक झलक मिलती है, और हमें कितना सारा आगे काम करना है उसका मोटिवेशन भी छुपा हुआ है। क्योंकि नाम बहुत खूबसूरत है, लोगों ने कैसे दे दिया मुझे भी आज तक नहीं पता चला। पहले कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ, मतलब कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि उन दीदी के पास जाओगे ना तो वो रोजगार मिल जाएगा। अरे वो रोजगार दिलाने वाली दीदी है। तो वो ऐसे करके चला, तो उससे ये लगता है कि हाँ, मैं तो सही ट्रैक पे हैं। जो मेरा सपना था कि मैं दूसरी महिलाओं के साथ कुछ अच्छा कर पाऊँ, वो कर पा रही हूँ। और इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम रोज़ 1-2 फ़ोन कॉल्स, 1-2 चीज़ लोग ऐसे मिलते हैं जो कुछ काम करना चाहते हैं। कई महिलाएं आके मिलती हैं कि मैम हमें भी कुछ करना है, तो उससे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो एक ऐसा, दैट्स अ बेस्ट पार्ट। बाकी बहुत सारी यादें हैं। जब मेरा यूट्रस रिमूवल हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने एक बात कही थी, कहते हैं इतना क्रिटिकल केस था, भगवान जाने किस किस की दुआएं लेके बैठी थी आप, यू सर्वाइव। तो ये समझ में आया कि शायद ठाकुर जी ने दूसरी ज़िंदगी इसीलिए दी कि कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं जो करती हूँ दिल से करती हूँ, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है इससे फ़र्क नहीं है, पर हाँ जो कर रहे हैं उसे पूरे मन से करो। हम लोग की ट्रेनिंग्स आजकल जिला कारागार में चल रही हैं, कई हम और भी जगह ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जहाँ से लगता है कि हाँ ये अच्छा कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव इनपुट हम किसी की लाइफ में डाल सकते हैं, वो काम कर लेते हैं। फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, दे आर वेरी सपोर्टिव। वो मैम के जुनून का दिन भर झेलते सबसे बड़ी बात तो टीम की है कि हम तो ऑर्डर कर लेते हैं, हम सोचते हैं ऐसे करना है, फिर वो पूरी तो नहीं टीम होती है जो पूरे साथ में खड़े होकर इसको ना फुलफिल करती है, अपना 100% दे के हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। वो टीम बहुत अच्छी दी है ठाकुर जी ने मुझे, तो दैट्स अ माय ब्लेसिंग्स। अच्छा, उम्र के इस पड़ाव पे आप क्या महिलाओं को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए मैं सच बताऊं तो मैं कोई भी सजेशन नहीं दूंगी, पर हाँ एक छोटी सी बात, हमारी इतनी बातों से जिन लोगों ने समझा होगा उन्हें एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी। लाइफ बहुत खूबसूरत है, और सबके पास कुछ ही, मतलब कोई भी है, सबकी लाइफ में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड है। हम उसे कैसे बिताते हैं ये हमारा डिसीज़न होता है। बहुत लोग उसे मोबाइल्स पे, टीवी में, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकते हैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करके। तो क्यों ना कुछ अच्छा सा करें।
कई लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट कोर्सेज ज्वाइन किए, अपने लिए नहीं, अपने से जुड़ी और महिलाओं के लिए छोटे छोटे बिजनेस डेवलप कर दिए, उनको उनके थ्रू काम मिल रहा है, अपनी एक पहचान मिल रही है। तो अपना समय जो एक बार ठाकुर जी ने आपको लाइफ में ये दिया है, जब आप 40+ हो गए हो, तो इसको जितनी खूबसूरती, तकलीफ़ें आएंगी, घुटने दुखेंगे, कभी कभी कंधे भी दुखेंगे, ज़्यादा थकने के बाद गुस्सा भी आएगा, पर अगर हम बिज़ी रहेंगे तो डेफिनेटली हम खुश रहेंगे। तो आपका कोई भी शौक़ जो है, कैसा भी, उसको सोचिए। कोई सपने जो अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए। वैसे तो ज़िंदगी के लिए कहा जाता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। पर कुछ ना कुछ अरमान अगर पूरे करने को मिल जाए तो मुझे लगता है ज़िंदगी में पूरे करना। और ये अगर छीनने भी पड़े तो छीन लो, ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपनी लाइफ में ही देखा, 2-3 दिन लोग आपको कहते हैं, बट जब आप इसके आदत हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप सोचना कम कर देते हैं, क्योंकि लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर अपने को तो सोच के चलना है ना। अगर आप सही हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और आपकी फैमिली कई बार आपको थोड़ा सपोर्ट कम भी कर रही है, पर आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो 100% सही है, तो वो भी एक तरीके की पूजा है जो मुझे लगता है। उस पूजा को करके जो सेटिस्फेक्शन है, जो पहचान है, आपके बच्चों के लिए आपके मन में जो इज्जत है, मुझे लगता है 40s में तो यही सब चाहिए होता है, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं, ज़्यादा उम्मीद रहती नहीं है। हाँ, एक आम औरत की लाइफ वही होती है, वो उसका हमेशा, क्योंकि उसने जिम्मेदारी निभाई है, हमेशा लोगों की केयर करी है, हमेशा संबंध जोड़े हैं, तो उसको हमेशा टेंशन ये रहती है कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो डोंट वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे। नहीं, बहुत आप खुद भी देखो ना रेखा जी, जिस टाइम हम तकलीफ में होते हैं ना, कोई लोग नहीं आते। जिस टाइम हम परेशानी में होते हैं ना, कोई नहीं आता। वो लोग उस टाइम कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, जिनकी हम सारी जिंदगी ये सोच के चलते थे लोग क्या कहेंगे। और एक बार जब आप कुछ करने लग जाते हो तो फिर वही लोग होते हैं जो आपको प्रेस करते हैं। हाँ, सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली सब देख रहे होते कर क्या रही है। और मैंने तो एक चीज़ पर्सनली ये भी फील करी कि जब हम कोई डिफरेंट स्टेप लेते हैं ना, तो हमारे आसपास की और लेडीज़ भी हमें बहुत गौर से देखती हैं, चल पाएगी या गिर जाएगी। अगर लगता है अच्छा ये चल पा रही है तो हम क्यों नहीं चल पाएंगे। आज मेरे पास एक ऐसा ही केस था, उसकी कजिन सिस्टर ने और भाभी ने अभी एग्जीबिशंस में 2-3 जगह एग्जीबिशन लगाई, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कहती देख तो ने बहुत दिन से रही दिया, वो एग्जीबिशंस कर रही, मैम मुझे भी कुछ करना है। हाँ, मुझे भी करना है। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि बहुत लोगों से स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको डर था कि पता नहीं क्या होगा। जब उन्होंने देखा कि कोई दूसरा कर रहा है, सक्सेस हो रहा है, हाँ हमें भी करना है। तो आप पता नहीं किसके लिए आइडियल बन जाओ। अगर आप पहला कदम उठाओगे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप आइडियल बन जाओगे। बिल्कुल, तो वो तो हिम्मत लानी पड़ेगी। अभी हम और आप बैठे हैं ना। ठीक बात है। आप सबको इंडिपेंडेंट बना रहे हो, आप इतनी अच्छी स्कूटी ड्राइविंग सबको सिखा देते हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी नीड होती है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ भी हमने 64 ईयर ओल्ड लेडी को भी स्कूटी चलाना सिखाया है। वही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो डिपेंडेंसी खत्म होती है कि मैं खुद ड्राइव करके जा सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले लड़की ये सोचती है मैं जाऊँगी आऊँगी कैसे। तो आपने स्कूटी सिखा दी, ट्रेनिंग हम दे देंगे। लो हो गया। नहीं, लेकिन हमारे पास जो हमारे जैसे हमने अगर 20,000 महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाई है, तो 20,000 में 10,000 ऐसी हैं जो 30+ हैं। नहीं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने स्कूटी ड्राइविंग सीखी और उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे कई बच्चे होती बुटीक्स ओपन कर लेते, बट छोटे छोटे मटेरियल चाहिए, क्लाइंट से मिलना है, तो डिपेंडेंस देती थी। नाउ दे आर रनिंग देयर ओन स्कूटीज और बहुत कॉन्फिडेंट है। इवन कितने लोगों तो हम ही सपोर्ट कह देते हैं कि अरे पहले 2 व्हीलर सीखो, चले जाओ वहाँ से कंफर्टेबल हो जाएगी लाइफ। क्योंकि आप जितना दूसरे पर डिपेंडेंट, और कई हस्बैंड्स भी ये चाहते हैं, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा, हस्बैंड्स को इस बात से दिक्कत नहीं है कि वाइफ काम करे। हस्बैंड्स को प्रॉब्लम वो आती है जब हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें परेशान करें। आज मेरा खाता खुलवा दीजिए, आज मेरा सामान ला दीजिए, आज मुझे यहाँ ले जाइए, आज मैं, तो उन्हें लगता है हमारे पे अपनी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बाद हम आपकी भी ये सारी जिम्मेदारियाँ लें, तो फिर हम तो बहुत पजल्ड हो जाए। इससे तो अच्छा है तुम घर पे बैठ, हाँ टीवी देखो बैठ के। कि तुम्हें जो करना है ईजी लाइफ में ईजी गोइंग करो। पर जब उन्हें दिखता है कि अपने आप वो कर रही है और कुछ अच्छा कर पा रही है, खुश है, तो दे सकते। वही चीज़ चाहिए, एक बस एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप कर सकते, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे बस वही है कि अगर आप खुश रहोगे तो दूसरों को खुश रहोगे। डेफिनेटली आप सेटिस्फाइड हो, आप खुश हो, तब आप सामने वाले को वो सारी खुशियाँ दे पाओगे। अगर आप खुद में फ्रस्ट्रेट हो, आप खुद परेशान हो,
तो हम कैसे सोचे कि आपको सामने भाई जो हम पे हम वही तो देंगे, वही देंगे। हम पे खुशियाँ तो हम खुशियाँ देंगे, हम परेशान हैं तो हम परेशान हैं। और कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पे हम पैनिक होते हैं, बच्चों के लिए पैनिक होते हैं, हस्बैंड के लिए पैनिक होते हैं, जब भी कोई शूज़ ही नहीं होते। बट क्योंकि हम चार दीवारी के अंदर हैं, हमें पता ही नहीं बाहर की लाइफ कितनी फास्ट ग्रोइंग है। जब निकलते हैं तो समझ में आ जाता है। चलिए श्रुति, और कुछ है उसमें, देखो एक बार। और कुछ पॉज करूँगा? हाँ, एक बार पॉज। थैंक यू शिप्रा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी एज वाले लोग हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। मुझे भी बहुत मज़ा आया, एक बार में सारा रिकॉल हो गई, इतनी सारी जल्दी बैठ के पूरी लाइफ रिकॉल हो गई। ओके, पर हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जिस शेर को मैं भी मान के चलती हूँ कि खुदा कहता है करो अपनी हिफाजत, खुदा कहता है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिलों को फरिश्ते बचाने नहीं आते। तो ये लड़ाई अगर हमारी है तो हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी हो तो उनको सिर्फ लाइक ही नहीं करिए, अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।